हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम खिलजी राजवंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जलाउद्दीन खिलजी। बात है 1292 में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलाउद्दीन के समय जो है नष्ट नहीं किया। जलाउद्दीन ने समय नष्ट नहीं किया और अपनी सेना लेकर सिंधु नदी घाटी तक पहुंच गए, मंगोलों को पराजित किया, परंतु बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणाम था उलुग खां के नेतृत्व में 100 यानी 4,000 मंगोल भारत में ही बस गए और यही जो हैं नवीन मुसलमान कहलाए। तो नवीन मुसलमान कैसे कहलाए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगोलों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात एक संधि होती है, तो मंगोल कुछ जो है यहीं बसना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर जो है उलुग खां के नेतृत्व में 4,000 मंगोलों को यहाँ पर भारत में बसाया गया, जिनको नवीन मुसलमान कहा गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया था? तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं पूरा विश्व को जीतना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? पूरे विश्व को जीतना चाह रहे थे, लेकिन इनके ही एक मंत्री कह लीजिए, उन्होंने कहा कि पहले आप जो है भारत को जीते, उसके बाद जो है पूरे अ, विश्व को जीतेंगे। इसलिए इन्होंने क्या है द्वितीय सिकंदर की जो है उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात जो है राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उसकी विजयों और सफलताओं ने इतना प्रोत्साहन किया कि उसने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने और नवीन धर्म को आरंभ करने की इच्छा भी करने लगा था, परंतु उसके एक वफादार मित्र कोतवाल, किसने, अब यहाँ पर नाम आता है, अला उल मुल्क ने उसे सलाह दी कि पहले वह भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतने का प्रयास करें और नवीन धर्म को चलाने का विचार त्याग दें, क्योंकि यह कार्य जो है शासकों का ना हो पैगंबरों का होता है। अलाउद्दीन की उसकी सलाह मान लेता है और भारत में ही एक विस्तृत और सुदृढ़ राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान जो है धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक है, वो दक्षिण में इसलिए तो जाता है ताकि वहां से जो है लूट कर बहुत सारा धन लाया जाए, और उसी का एक जो है व्यक्ति जाता है आगे है, वो है दक्षिणी राज्यों को कब्जा करना चाहता था। तो कब्जा तो बिल्कुल नहीं था। तो आगे देखते हैं उसकी व्याख्या में क्या है। आंसर इसका जो है सी है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वो दक्षिण भारत में कब्जा करना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए न होकर उसकी धन प्राप्ति की लिप्सा का नतीजा था। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों पर कब्जे का प्रयास नहीं किया और न ही उन विजयों का विलय करने की कोशिश की। सिर्फ धन और उपहार प्राप्त कर वापस लौट जाता है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। तो इसमें क्या है, दोनों ही सही हो जाएगा, परंतु बस व्याख्या जो है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं मलिक काफूर। तो यहाँ पर जो विजय प्राप्त करने गए थे वो मलिक काफूर जी थे, कि दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। किसने दिया है? तो अमीर खुसरो ने।
अमीर खुसरो ने मलिक कफूर के दक्षिण अभियान का अति विस्तृत वृत्तांत दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो ने खज़ाइन उल फुतूह यानी तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का विवरण देते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मलिक कफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोष से कराहा रहे थे। मलिक कफूर ने दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत जो है अमीर खुसरो ने वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उनके साथ था? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सूचियां दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। रणथंभौर पर कौन थे? हमीर देव थे। तो रणथंभौर में एक सेंचुरी भी है, इससे याद कर सकते जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर एक सेंचुरी भी है। हमीर देव थे तो रणथंभौर के जो है हमीर देव। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, आप सभी को पता है राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के कौन थे? तो देवगिरी के हो गए हमारे राजा रामचंद्र जी। राजा राय रामचंद्र जी देवगिरी के हो गए। गुजरात जो है कर्णदेव के हो गए। गुजरात जो है कर्णदेव, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र को पराजित किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन को अपार धन भेंट किया। उससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उसको राय रायन की उपाधि प्रदान की और उसको उसका राज्य भी वापस कर दिया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झात्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर जो हैं वो झात्यपाली से उत्पन्न था। और ये जो झात्यपाली जी हैं ये कहाँ की थी? ये देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। ये कौन थी? देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। उनसे शिहाबुद्दीन उमर जो है पैदा होते हैं। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने रामदेव की पुत्री झल्लापाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय, मतलब वो 6 साल का ही था, शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और उसका संरक्षक बन जाता है। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और उसके छोटे भाई शादी खां को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, कफूर ने बंदी बना लिया और उसके कुछ सैनिकों की उसकी आंखें निकलवाने के लिए भेज दिया, किंतु मुबारक ने उन सैनिकों को रिश्वत देकर कफूर को मरवाना भेज दिया और उन्होंने सरलता से इस कार्य को संपन्न कर दिया। इस घटना को 2 माह बाद उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर को आपदस्थ कर अंधा कर दिया और स्वयं जो है सिंहासन पर बैठ गया। कौन? मुबारक। आगे है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजा का शासन था? तो वारंगल पर जो है वो काकतीयों का शासन हुआ करता था, काकतीय। 1303 में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहां काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। अलाउद्दीन ने 1309 और 10 में दोबारा मलिक कफूर को तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। आगे देखते हैं, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित
में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। अपने पुत्र खिज्र खां अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासन नियुक्त किया था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर गुजरात विजय। गुजरात विजय सबसे पहले, फिर उसके बाद रणथंभौर, फिर उसके बाद चित्तौड़, फिर उसके बाद होगा वारंगल। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसका डेट देख लेते हैं। तो 1299 में गुजरात है, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, वारंगल जो है 1310 में। अब यहाँ पर एक सूची दी गई है, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। देवगिरी देवगिरी के हो जाएंगे रामचंद्र, वारंगल के रुद्रदेव, वारंगल के वीर। अच्छा, इसमें तो बताना है कि सुमलित नहीं है, सॉरी, यहाँ पर जो है सुमलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर वारंगल जो है रामचंद्र जो है ये सही नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए रुद्रदेव। बाकी देवगिरी के शंकरदेव, होलसाल के वीरबल्लाल, मथुरा के वीर पांड्या, ये सारे के सारे सही हैं। आगे देखते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच जो सीमा होगी वो सिंधु नदी होगी। वो जो सिंधु पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में फैलती है वही वाली। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान पर तथा मंगोलों के बीच सीमा जो है सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत पर किए थे, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किले की मरम्मत करवाई थी तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई थी। साथ ही दिल्ली और सीरी की किलों की मरम्मत भी करवाई थी। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार किया गया। तो यहाँ पर कथन ए जो है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया। बी है, मंगोलों के लिए दिल्ली सुरक्षित रखना चाहता था। दोनों सही है, बस व्याख्या यहाँ पर सही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा में मंगोलों के निरंतर आक्रमण किए। इसके आक्रमणों का उद्देश्य जो है भारत विजय तथा प्रतिरोध की भावना थी। तरगी के आक्रमण ने अलाउद्दीन को सचेत कर दिया था। उसने सीरी के किले को सुदृढ़ किया, दिल्ली के किले की मरम्मत करवाई। सीरी नगर की स्थापना 1303 में दिल्ली के निकट पर की गई थी। बर्नी ने उसे 9 नगर की संज्ञा दी गई। सीरी नगर मतलब बर्नी ने उसको 9 नगर की संज्ञा दी गई। सीरी नगर को 9 नगर। उत्तर पश्चिम सीमा के पुराने किले की मरम्मत करवाई। कुछ नवीन किले जो हैं उन किलों में स्थायी सेना रखी। सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए पृथक सेना और एक सूबेदार की नियुक्ति तथा अपनी सेना की संख्या और युद्ध कुशलता में वृद्धि की। हजार हजार दीनारी मलिक कफूर हो जाएगा। तो हजार दिनारी किसको कहा गया? तो मलिक कफूर को कहा गया। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन का एक योग्य सेनापति था, ये नपुंसक था। उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान
1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए उसका नाम जो है 1000 दीनारी भी कहा गया। सुल्तान ने उसे सेना में उच्च पद प्रदान किए तथा वो शीघ्र ही सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय जो है काफ़ी अंशों से मलिक काफूर को ही है। आगे देखते हैं, 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के प्रति अविश्वसनीय थे। तो अल्प खां, उलुग, अल्प उलुग, नुसरत जफर, अल्प उलुग, नुसरत जफर, ये सारे के सारे जो है अविश्वसनीय थे। अलाउद्दीन जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। आंतरिक विद्रोहों को दबाने, भारत विजय की लालसा को पूरा करने और अपने शासन की निरंकुशता को बनाए रखने के लिए मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अपने समय में कुछ योग्य सेनापतियों की सेवा प्राप्त करने में भी सफल हुआ। नुसरत खां, अल्प खां, उल्लुग खां, जफर खां और मलिक काफूर ने न केवल मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की अपितु राज्य का विस्तार भी किया। बाद के समय में गाजी तुगलक मलिक ने भी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा श्रेष्ठ योग्यता का परिचय दिया। निसंदेह इन सेनापतियों को श्रेष्ठ बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का ही हाथ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम ही गाजी सुल्तान अथवा गाजी मलिक था। जलालुद्दीन के समय में वो सैनिक था। अपनी योग्यता से वह प्रगति करता गया और 1315 में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त किया। इसी पद पर रहते हुए गाजी मलिक ने खुसर साव को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये तो सही है, बी का कोई नामो निशान ही नहीं है इनके शासन में, तो ये जो गलत हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्होंने द्वितीय सिकंदर की जो है सिक्के के रूप में अपना नाम जो है सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाते हैं। इसने विशाल सेना के रखरखाव करते हुए आर्थिक सुधार किए, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया। इसके अलावा सभी प्रकार के गल्ला के भाव जो है निश्चित किए गए, जिसके मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती थी। अतः मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य जो है दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के आधार पर जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन के राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन करवाया, जिसे मसाहत कहा गया। इसके अलावा उसने उसके समय गवर्नरों के पास विशेष अधिकार नहीं थे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, अपितु भूमि की पैमाइश करके कृषकों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था दिल्ली व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर लागू की जा सकती थी। आगे है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्तखराज, तो आंसर बाकायदा लगान वसूलने के लिए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। वसूली प्रणाली के दोषों
के संदर्भ में आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा कि राजस्व एकत्रीकरण में निहित दोषों में एक त्रुटिपूर्ण वसूली भी था, जिसके कारण बहुधा राशि बिना वसूले ही रह जाती थी। राजस्व निर्धारण एवं एकत्र करने का तंत्र अभी अविकसित था, अतः वसूल न किया हुआ बकायदा अपरिहार्य था। खालसा भूमि के विस्तार से निचले दर्जे के राजस्व कर्मचारी की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें से अधिकांश भ्रष्ट व लुटेरे थे। अतः अलाउद्दीन ने इन दोषों को दूर करने के लिए दीवान-ए-मुफ्त-खराज नामक विभाग की स्थापना कर डाली। अब ये किससे संबंधित था? तो भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व से। दीवान-ए-मुफ्त-खराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्ला भाव निश्चित करने से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारित योजना तथा बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसके विषय में विस्तृत वर्णन जो है बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में किया था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने 8 जो है आर्थिक विनिमय पारित किए, जिसमें पहला अधिनियम जो है सभी प्रकार के गल्लों अनाजों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। यह योजना सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित मानी जाती थी। आगे देखते हैं बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। विशाल सेना के रखरखाव की दृष्टि से अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए। इसके अंतर्गत बाजार कीमतों को नियंत्रण करना भी शामिल था। इस प्रयास को बहुत सफलता मिलती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं है? शहनाई-ए-मंडी, दरोगा-ए-मंडी, दीवान-ए-रियासत और बरी। तो दरोगा-ए-मंडी बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी की नियुक्ति की थी। उसने शहनाई-ए-मंडी का कार्य जो है व्यापारियों को नियंत्रण रखने के लिए किया था। वह बाजार के उतार-चढ़ाव और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। अलाउद्दीन ने बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने एवं सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की थी, जिन्हें बरीद-ए-मंडी कहा जाता था। तो बरीद-ए-मंडी जो है गुप्तचरों से है और शहनाई-मंडी जो है व्यापारियों पर नियंत्रण रखती थी। इसके अलावा दीवान-ए-रियासत जो है वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे बाज़ारों की देखभाल करने के लिए और इस विभाग का प्रमुख जो है याकूब था। विश्वासपात्र याकूब रखा था। आगे है निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो आंसर हमारा दीवान-ए-रियासत है। दीवान-ए-रियासत जो है वाणिज्य मंत्री हुआ करता था। वाणिज्य मंत्री जो कि याकूत था। आगे देखते हैं व्याख्या अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली का विकास किया। वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु उसने दीवान-ए-रियासत यानी वाणिज्य मंत्री के पद का सृजन किया। उसने दीवान-ए-रियासत के पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया और दीवान-ए-इंशा जो है दिल्ली सल्तनत की लेखक हुआ करते थे। दीवान-ए-इंशा जो हैं ये लेखक हुआ करते थे, लेखक। और शाही पत्र व्यवहार की ज़िम्मेदारी होती थी। दीवान-ए-रसालत जो है दिल्ली सल्तनत का विदेश मंत्री होता था और दीवान-ए-अर्ज जो है सैन्य विभाग होता था। आगे देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन का उपज का 50% भू-भाग राजस्व के रूप में वसूला? तो आंसर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 1/2 भाग जो है 50% जो है भूमि कर खराज के रूप में निश्चित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन जो है भारत का पहला मुस्लिम शासक था
जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसके लिए उसने भूमि की पैमाइश या नाप करवाया तथा विस्वा को एक इकाई माना। लगान सीधे राज्य द्वारा वसूला जाता था। आगे देखते हैं निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो आंसर वही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुम्स से जो है हुआ करता था। सल्तनत काल में लूट का माल जो है खुम्स होता था, जिसमें राज्य का 1/5 भाग जो है सैनिकों का और 4/5 भाग होता था। 1/5 भाग राज्य का और 4/5 भाग सैनिकों का हुआ करता था। अलाउद्दीन ने इस्लामी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी बड़ी सेना के रख-रखाव के लिए धन की आवश्यकता के लिए राज्य का हिस्सा जो है 4 से 5 यानी कि 80% कर दिया था। आगे देखते हैं घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान यानी कि खराज पैदावार का 1/2 भाग कर दिया तथा मकान कर और चराई कर 2 नए कर लगवाए। चराई कर दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता देने की प्रथा स्थापित की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार तथा मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया था तथा उसने इक्ता प्रथा को बंद कर नगद वेतन प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में साम्राज्य की सीमाओं पर असीमित विस्तार तथा पुराने क्षेत्रों में बसे किसान वर्ग पर पूरी लगान लगाना ये दोनों काम ही साथ किए गए। शासक वर्ग के राजस्व में इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ ही अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने इक्ता व्यवस्था को प्रभावित किया था। आगे देखते हैं अगला सर्व निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। उसने ही रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान यानी पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की। आगे देखते हैं अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इसे शरह की चिंता नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। तो यूजीसी नेट ने यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आप याद रखिए धर्म को राजनीति से अलग करने वाले अलाउद्दीन खिलजी जी हैं और उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं किया। अलाउद्दीन की लौकिक शक्ति ने धार्मिक शक्ति को पुनः आच्छादित भी किया। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती है और एक अस्थिर बुद्धि व धर्मांध शासक की अपेक्षा एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता को अधिक महसूस करती है। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने यह विचार प्रकट किया कि राजनीतिक तथा धर्म बिल्कुल ही भिन्न तथा विपरीत क्षेत्र है। धर्म और धार्मिक आदेशों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और राजनीति के कानून स्वयं अपने आप में कानून हैं एवं उन पर
धार्मिक कानून का कोई बदला दबाव नहीं होना चाहिए। यह केवल जनहित को अपना कर्तव्य मानता था, धार्मिक कानूनों के पालन को नहीं। उसने काजी मुगीसुद्दीन से कहा कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई नियम शरीयत सम्मत है या नहीं, मैं वही चाहूँगा जिसे राज्य के हित में उचित समझता हूँ। तो ये वाली जो कोटेशन है, ये भी एग्ज़ाम में क्या है, पूछी गई है। तो आप याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किससे कहा है? मुगीसुद्दीन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खलीफा उल्लाह, अब इसको व्याख्या में देखते हैं, बहुत मजेदार है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। उसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ऐसा करने वाला वह सुल्तान का प्रथम शासक था। उसने स्वयं को अल इमाम अल आजम, खलीफा रब अल अलमीन, खिलाफत अल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधि और अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया? तो मुबारक खिलजी हो जाएंगे ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो आंसर देवगिरी को। देवगिरी को ही कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया। सुल्तान मुबारक खिलजी ने सुल्तान मुबारक खिलजी ने देवगिरी यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित नाम को बदल के कुव्वतुल इस्लाम रखा था। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसके समय पर शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इम, इमामुद्दीन रेहान ने किया था। तो आंसर हमारा नसरुद्दीन खुसरो शाह यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आगे हम जो है वो तुगलक वंश डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।